चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के घटनाचक्र पूर्वावलोकन के अगले अध्याय में हम मौर्य उत्तर काल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, स्ट्रेटो द्वितीय। स्ट्रेटो द्वितीय ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अगाथोक्लीज। अफगानिस्तान के आय खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव यानी कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीनों के समसामयिक नहीं था? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मिलिंद। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजित कोसल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इन सबके समसामयिक नहीं था। अगले प्रश्न को देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रुद्रदामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, जूनागढ़। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, रुद्रदामन प्रथम। व्याख्या देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ताम्र। कार्दमक वंशी शासकों की मुद्राओं को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो क्षहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चेस्टन ने रजत व ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलवाई। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ए में तीसरा होगा, टिमेट्रियस हिंद यूनानी शासक, रुद्रदामन शक शासक, गोंडोफर्नीज पहलव वंश से संबंधित, और बिम कडफिसस यानी कुषाण वंश से संबंधित था। आइए पुनः इसकी व्याख्या देखते हैं। डिमेट्रियस हिंदी यूनानी शासक था। रुद्रदामन शक वंश से संबंधित थे। गोंडोफर्नीज पहलव वंश से संबंधित थी, और बिम कुषाण वंश से। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कुषाण। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कुषाण, कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, भीम कड़फिसेस। कुषाण शासकों में भीम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? तो इसमें हमारा भीम कड़फिसेस ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। कुषाण वंशी भीम कड़फिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, भीम कड़फिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीम कड़फिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, कार्तिकेय। यौधेयों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 81वीं ईस्वी सन। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 78 ईस्वी। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 78 ईस्वी। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवतों में शक ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 माइनस 57 बराबर 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्षों का? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 135 वर्ष। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियां से अस्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 माइनस 470 बराबर 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 1931। दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष 2009 में से 78 घटा देने पर प्राप्त होगा, यानी 1931। अगले प्रश्न को देखते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें।
पहला अश्वघोष, दूसरा वसुमित्र, तीसरा कालिदास, चौथा कंबन। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, पतंजलि। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्थ तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, विशाख दत्त। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, श्रावस्ती। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त किया गया। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नामों का उल्लेख मिलता है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। इसमें श्रावस्ती का उल्लेख कहीं नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसमें हमारा सी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा, चरक और जीवक। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दराज से विद्यार्थी आते थे, जिसमें राजा तथा सामान्य जन दोनों शामिल थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राज्य व जीवक, कनिष्क का राज्य व चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्यक एवं धनुर्विद्या के शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार सी और डी दोनों हो सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए थे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत अपने अमात्य यानी मंत्री वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होकर चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक यानी सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सातवाहन वंश का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, पांचाऊ। चीनी स्रोत के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वियों के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके फलस्वरूप रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। किंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान बिम कडफिसेस के रूप में करते हैं।
यद्यपि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी? तो इसमें भी हमारा दो ऑप्शन सही होंगे, बी और सी, मौर्य वंश और कुषाण वंश। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थी। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कांधार इसके भाग थे। कुषाण वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान व मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कुषाण काल में। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 साल से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कुषाण गांधार कला शैली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। अगले प्रश्न को देखते हैं। कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किस समय फली फूली? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, कुषाणों के समय। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सातवाहन स्वर्ण। कुषाणों ने स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। गुप्त वंश ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए थे। कलुचुरी वंश ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। आइए इसकी पुनः व्याख्या देखते हैं। कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलवाए, यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंदी एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के भी चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण, रजत तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत व ताम्र के सिक्के चलवाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। गांधार कला कुषाण के समय की थी, तो ए में तीसरा हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से संबंधित है, तो इसमें बी में हमारा चौथा हो जाएगा। मिलिंद पन्हो मिनांडर से संबंधित है, तो सी में पहला हो जाएगा। तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है, तो इसमें हमारा डी में दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या पुनः देखते हैं। गांधार कला कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से, मिलिंद पन्हो मिनांडर से, तक्षशिला लेख पतिक से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, गांधार। भारत और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो यह भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, गांधार मूर्ति कला। गांधार कला में सदैव हस्त अस्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियों बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, यूनानी, शक फिर कुषाण। भारत में बाह्य आक्रमणों के काल का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी। अगले प्रश्न को देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, डेरियस प्रथम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब में भी
उसके साम्राज्य में शामिल था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन से होगा सातवाहन। इस वंश का संस्थापक सिमुक कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश के अंतिम शासक शर्मा के समकालीन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा मत्स्य पुराण। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में है 29 राजाओं की। अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जाति कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा प्रतिष्ठान। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजवंश और उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो इसका मिलान करना है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए में चौथा शुंग वंश की राजधानी पाटिलपुत्र, सातवाहन वंश की पैठन, कदम्ब की वनवासी और चंदेल की महोबा। पुनः देखते हैं राजवंश और उनकी राजधानियां। शुंग वंश पाटिलपुत्र, सातवाहन पैठन, कदम्ब वनवासी और चंदेल महोबा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा 1, 2 और 3, यानी सातवाहन, वाकाटक एवं चालुक्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना तृतीय शताब्दी ईस्वी में बिंद शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूलराज प्रथम ने की थी। तो इस प्रकार राजवंशों का सही क्रम इस प्रकार होगा सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुड़हाड्य तथा सवर्मन जैसे उच्च कोट के विद्वान निवास करते थे। गुड़हाड्य ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैसाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी से एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल, गिरनार रुद्रदामन प्रथम, ये सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कार्ले से। उदयगिर पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है,
जो कि एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ गिरनार से शक संवत का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय यानी श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत्य, आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में कुषाण शासकों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिला है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, हाथी गुम्फा लेक के साथ। कलिंग का चेदिवंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अत्यंत झुकाव था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, चेदी वंश। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कलिंग के चेद राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, खारवेल। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। अगले प्रश्न को देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसमें हमारा ई ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। व्याख्या देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।